हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है हमारा अलग होने वाला है। आज हम लोग इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं और इतिहास की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, वो भी हड़प्पा सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है 12th की एनसीईआरटी, जिसे हम लोग भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 इस नाम से हम लोग जानते हैं। ये है कक्षा 12th की पुस्तक, वो भी एनसीईआरटी। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बेसिक चीज़ें हैं जो होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब हम लोग एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। चूंकि हमारे पास अभी टाइम है तो हम लोग फोकस कर सकते हैं और विश्वास कीजिए कि मैं एनसीईआरटी आपकी सारी खत्म करवा दूंगा। हिस्ट्री में तो आप ये मान लीजिए कोई टेंशन नहीं लेने का है, बची कुछ चीज़ें हैं वो आपकी एनसीईआरटी में कवर हो जाएंगी। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो स्पेशल क्लास में हो चुका है। उसमें मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया। आगे हम लोग आज जो प्रमुख बातें हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। आज हम 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट करने की भी सोच रहा हूँ, जिससे कि आपका ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री और आपका जो पॉलिटी ये कंप्लीट हो जाए। इस सभी एरिया से अगर मिलाया जाए तो कम से कम 60 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और 60 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखना, हम लोग एक प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में हम लोग इकोनॉमिक्स की भी क्लास स्टार्ट करें, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप 2021 के लिए तैयार हो जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नए सेशन के साथ। लेकिन आपको एक सूचना देनी है कि अगर आप अनअकैडमी को अगर आप 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, सभी टॉप एजुकेटर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। लगभग 15,519 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि रिकॉर्डेड और लाइव होते हैं। आप चाहो तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी को ज्वाइन करते हुए। ये कुछ बातें मेरे बारे में हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो नहीं जानते हैं, वो इस को देख सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना है और फीस का ऑप्शन आएगा, उस फीस के ऑप्शन पे आप जो है क्लिक कर देना। क्या मिलेगा? आप एजुकेटर के साथ डायरेक्ट एंगेज हो सकते हैं। जितने भी आपके डाउट होते हैं उन सभी डाउट को आप डायरेक्ट एजुकेटर के साथ पूछ सकते हैं। ऐसा ऑफलाइन क्लासेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर 500 विद्यार्थी होते हैं और कैसे आप अपने डाउट क्लियर कर पाओगे? यहाँ पर अलग से एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। यहाँ पर वीकली और मंथली बेस पर मॉक टेस्ट भी होते हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिखरी हुई हैं। ओके, चलिए, ये आपका है। एक आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। आप देख सकते हैं प्लस की फीस 1 साल, 2 साल और 3 साल। यहाँ पर आपको BS लाइव कोड का यूज़ करना है। जैसे आप BS लाइव कोड का यूज़ करोगे वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर आइकॉनिक भी आपके पास ऑप्शन है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो कि ग्रेजुएशन में है या फिर ड्रॉपर हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, इसमें भी आपको BS लाइव कोड का यूज़ करना है। जैसे ही आप BS लाइव कोड का यूज़ करोगे इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगे। और आप सभी जानते हैं, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 8 से 10 बजे का टाइम उनका होता है। डायरेक्टली फ़ोन के थ्रू हम लोग बात करते हैं। जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये है कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ भी आप BS लाइव कोड का यूज़ करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फीस है 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और ये है आपका 3 साल। जैसा भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी आपको पैकेज लेना है, वो आपके पास ऑप्शन है। ये स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और स्पेशल क्लास में भी हमारी चल रही है, वो है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग ये बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई थी, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि इतिहास को समझने के कुछ साक्ष्य होते हैं। अगर आपको उनके बारे में मालूम है तो
इतिहास को समझने में आसानी होती है। देखो, जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि इतिहास को समझने के लिए कुछ हम लोग आधार बनाते हैं। एक तो है आपका धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है आपका वो है अधार्मिक ग्रंथ। अधार्मिक का मतलब ये मत समझना कि मतलब इसमें धर्म की बुराई की गई हो, है ना। कहने का मतलब इसमें धर्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन धार्मिक ग्रंथ में आप देखोगे तो किसी न किसी धर्म की बातें लिखी गई होंगी और धर्म के आधार पर इतिहास का लेखन किया गया होगा। यह है आपका अधार्मिक। अधार्मिक का मतलब ये होता है कि जिसमें कि धर्म का बिल्कुल भी नाम ना हो, डायरेक्ट प्रशासनिक, कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक इन सब चीजों के बारे में लिखा गया हो। बेस्ट एग्जांपल है आपका अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है और इसके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से धार्मिक ग्रंथ में हम लोग बात कर सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, या फिर हम जैन धर्म के बारे में, या फिर हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में। तो यहाँ से भी हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी साक्ष्य होते हैं, जैसे कि विदेशी विवरण। समय समय पर आप सभी जानते हैं कि समय समय पर बहुत सारे इतिहासकार आए और इन सभी इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से हमारे भारत देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का वर्णन किया। और यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेगास्थनीज भी एक ऐसा इंसान था जिसने भारत के विषय में बताया था। ओके, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से भी हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आते हैं? सिक्के, मनके, मृदभांड, ये सभी चीजें आती हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। अभिलेख भी आते हैं इसमें, जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि आपका इतिहास कैसा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास लेखन में बहुत सारी त्रुटियां हैं। आप जो आज जो आप इतिहास पढ़ रहे हो वो अनुमान पर आधारित है। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया गया है, जिसमें कि धार्मिक ग्रंथ, अधार्मिक ग्रंथ, विदेशी विवरण और इसके अलावा कौन से? पुरातात्विक साक्ष्य। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पुरातात्विक साक्ष्य को ही आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर आप सभी जानते हैं लिपि का विकास तो हो चुका था, लेकिन लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। अगर लिपि के बारे में सही जानकारी होती तो शायद हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक सटीक जानकारी ले सकते थे, जिस प्रकार से हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिस प्रकार से हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में, जिस प्रकार से चोल सल्तनत और मुगल काल के बारे में जानकारी ली थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम इसकी लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि बहुत सारे आपके वैज्ञानिक हैं, इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में ये लिपि पढ़ी जा सके, तब हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और नई नॉलेज मिल सकेगी। लेकिन फिलहाल हमें जो नॉलेज है उसके आधार पर हम लोग जो है इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पुरातत्व वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये कल हम लोगों ने सेक्शन में, कल नहीं, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, यहां से हमें स्टार्ट करना है। कुछ इंट्रोडक्शन वाली बात तो हम लोगों ने कर ली थी, जैसे कि लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है, लिपि पढ़ते तो कितना हमें जो है इसके बारे में जानकारी मिलती। हड़प्पा सभ्यता हमारे पश्चिमी भारत है, वहां पर कहां पर फैली हुई थी। हम लोगों ने बहुत सारे मुख्य शहरों के नाम पढ़े थे, जिसमें कि आपका राखीगढ़, धोलावीरा, रंगपुर, हड़प्पा, ओके, और मोहनजोदाड़ो, ये सब हम लोगों ने प्रमुख शहरों के बारे में बात की थी। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ साक्ष्य के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को समझ सकते हैं। तो यही पुरातात्विक साक्ष्य है जिसके माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को पढ़ते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य को आधार बनाते हुए हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य की पहचान कैसे की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है। कौन से हैं पुरातात्विक साक्ष्य? कैसे हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन करते हैं? ध्यान रखना, यहां पर कुछ आपको सबूत मिलेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भोजन, तो भोजन बनाने के लिए हम लोग जो है अनाज पीसने का यंत्र है, ओके, या फिर उनको मिश्रण, अनाज का जो मिश्रण है जो हम लोगों ने पीसा है उसको मिश्रित करने के लिए कुछ यंत्र होंगे, पकाने के लिए बर्तन होंगे, ओके। तो ध्यान रखना, ये सभी बर्तन होते हैं, ये सभी यंत्र होते हैं, इनके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं अनाज का प्रयोग पीस कर करते थे। जिस प्रकार से हम लोग आजकल पीस के
अनाज खाते हैं उसी प्रकार से वो भी पीस कर अनाज खाते होंगे। और ध्यान रखना, ये सभी जो यंत्र होते थे, जैसे कि मान लीजिए आटा पीसने की कोई मशीन हो गई, वो पत्थर की होती थी या फिर धातु की या फिर मिट्टी की। और धातु उस समय पर कौन कौन सी थी, इसके साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी, किस प्रकार से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं, और कहां पर हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को नगर नियोजित व्यवस्था कहते हैं। इन्हीं आधार पर हम लोग बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता होती, तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल में जो आदि मानव थे, जिस प्रकार से पत्थरों के हथियारों का यूज करते थे, ओके, जिस प्रकार से खाना बदोश थे वो, जिस प्रकार से कच्चा मांस, कभी कभी पक्का मांस भी वो खाते थे, ओके, तो आप समझ सकते हैं कि एक शहरी व्यवस्था होती है और आपकी ग्रामीण व्यवस्था होती है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो हमें बहुत सारे यंत्र मिले हैं, बहुत सारे हमें सबूत मिले हैं, उसके माध्यम से हम लोग बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास था वो काफी विकसित था। और आज के समय से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की व्यवस्था थी और किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली थी, वो आज की व्यवस्थाओं से काफी अच्छी थी। आज हम लोग इस बात को सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर शहरी बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा है। 15 मिनट बारिश होती है और आपकी पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो बाढ़, यानी कि शहरी बाढ़ आप जानते हैं ना, उसमें डूब जाती है। ओके, तो आपने अभी हैदराबाद में देखा होगा किस प्रकार से बाढ़ आई थी, तो ये शहरी बाढ़ बोलते हैं। अगर हमारे देश में अगर नगर नियोजन सही होता, ड्रेनेज सिस्टम सही होता, तो हमारे देश में कभी शहरी बाढ़ नहीं आती। लेकिन हमारे देश की समस्या ये है कि ड्रेनेज सिस्टम तो है लेकिन वो चौक हो चुका है और समय समय पर उसको जो है ढंग से मैनेज नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपीएससी के बनते हैं। ओके, ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और हड़प्पा सभ्यता से एक एक फैक्ट को ध्यान में रखना है कि कौन से शहर से किसके साक्ष्य मिले हैं, किस जानवर के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस अनाज से परिचित थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस जानवर को जानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि लिखते थे। इन सब के बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। रही बात आपकी मेडिएवल हिस्ट्री की, बहुत सारे राजा महाराजा आएंगे, बहुत सारे वंश आएंगे, उसके बारे में इतना फोकस नहीं करना है, यूपीएससी इतना फोकस करती भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और चूंकि मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। ध्यान रखना, यहां पर जो हड़प्पा सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन था। आज के समय में भी आपने देखा होगा, आज के समय में तो मशीनों से हम लोग जो है आटे को पीसते हैं। अगर आज से 30 साल पहले की बात की जाए तो गांव में आपने एक चकिया देखी होगी, ओके, उसको घुमाती हैं महिलाएं और वहां से ऊपर से आटा डालते हैं, ऊपर से वो गेहूं डालते हैं और उसको वो पीसती हैं। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार के कुछ साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से आपको देखने को मिलते हैं। उस समय पर मशीन तो थी नहीं, तो इसी प्रकार से दो पत्थरों के माध्यम से अनाज को पीसने की प्रक्रिया होती थी। इससे हमें समझ में आता है कि उस समय के लोग जो थे वो अनाज को पीसकर खाते थे, जो कि आज की वर्तमान सभ्यता से मिलती जुलती है। इसी प्रकार से आप देखना, साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीले, अग्नेज अथवा बालुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। यानी कि चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो रंगपुर हो, चाहे वो कालीबंगन हो, ऐसे सभी क्षेत्र जो थे इस प्रकार की चक्कियों का इस्तेमाल करते थे। इससे हमें समझ में आता है कि ये सभी क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र थे, क्योंकि एक तरह के साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की चक्की हुआ करती थी। हालांकि ऐसी चक्की नहीं हुआ करती थी जिसको आप घुमा के जो है आप आटा पीस सको। इस प्रकार की चक्की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से मैंने आपको चित्र में दिखाया है, ठीक है ना। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल
हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। ओके, क्योंकि हिलेंगी तो ये क्या होगा, आटा पिस नहीं पाएगा, इसलिए इनको मिट्टी में दबाकर रखते थे। आगे देखना, दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी सिल आपने देखी होगी, एक छोटा पत्थर होता है, इसको आगे पीछे हम लोग करते हैं, जिसके माध्यम से अनाज पिसता है। आपने मंगोड़े खाए होंगे और बहुत सारे ऐसे घरेलू सिल होती हैं जिसमें दाल है उसको ऐसे पीसा जाता है आगे पीछे करके, मसाले भी इसी प्रकार से पीसे जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी नई नहीं है, ये काफी प्राचीन है, यानी कि आप हड़प्पा सभ्यता से इसका अनुमान लगा सकते हैं। ध्यान रखना, छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या फिर तरी बनाने के लिए या फिर जड़ी बूटियों या फिर मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार के आपको जो है देखने को मिलेंगे कि कुछ ओखली टाइप की आपने देखी होगी, कुछ ओखली टाइप के साक्ष्य भी देखने को मिलेंगे कि एक छोटा सा पत्थर उसमें डाला जाए तो इससे जो भी पदार्थ इसमें रखा हुआ है वो पिस जाए। और एक इस प्रकार की चीज थी, एक छोटा पत्थर था, इसे आगे पीछे करेंगे तो यहां पर आपके जो भी अनाज वनाज होगा वो पिस जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहां पर आटा था, जो अनाज था उसको पीसकर खाया जाता था। इन साक्ष्यों के माध्यम से, चक्कियों के साक्ष्यों के माध्यम से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इस प्रकार की चीजें वहां पर हुआ करती थी। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों के द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया, सालन पत्थर। ओके, तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग करने के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्स केवेंश एट मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत, ये एक साक्ष्य है। ओके, पुरातत्वविद हैं वर्तमान समय की तुलना से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में ली जा सकती थी। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मसाला पीसने के लिए इस प्रकार की ओखली का यूज करते हैं। तो उसी देखो, एज इट इज अभी जो हम लोग ओखली का इस्तेमाल करते हैं उस प्रकार की ओखली वहां पर नहीं मिली है, कुछ डिफरेंट टाइप की ओखली मिली है। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ओखली का इस्तेमाल हम लोग मसालों को पीसने के लिए या फिर अनाज को पीसने के लिए हम लोग कर सकते हैं। आज भी आप दक्षिण भारत में जाओगे या फिर गांव में जाओगे तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि क्या इस प्रकार से इन चक्कियों के माध्यम से ये आटा पीसते थे या फिर कुछ और सामग्री के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो आप सभी जानते हैं हम लोग कभी कभी इन ओखली का उपयोग बहुत सारे कामों, मसालों पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए, या फिर हम लोग इन सब का प्रयोग जो है अन्य प्रयोग के लिए भी करते हैं। कुछ ऐसी सामग्री होती है उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि उसका जो ओखली होती है उसको हथौड़े के रूप में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ध्यान रखना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, ये है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी काफी ज्यादा होती है और यहां से क्वेश्चन आपका मेंस में आया हुआ भी है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को हमने वर्तमान सभ्यता के नगर नियोजन से कंपैरिजन किया है। ओके, तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार का था, किस प्रकार से वहां पर एक शहरी केंद्र की स्थापना हो चुकी थी। वहां पर बहुत ही ऐसे क्षेत्र थे जो कि शहरों के रूप में विकसित हो चुके थे, लेकिन शहरों के आसपास के क्षेत्र होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, वहां पर सड़कें होंगी वो कच्ची होंगी और शहरों में आपकी सड़कें होंगी वो पक्की सड़कें होंगी। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा शहर के आसपास कुछ गांव बस जाते हैं और वहां पर व्यवस्थाएं थोड़ी सी कम होती हैं शहरों की अपेक्षा। यहां पर देखना, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास है और आज भी हम लोग वहां के शहरी नियोजन को आज के समय पर इस्तेमाल करने का सोचते हैं कि किस प्रकार से वहां पर ड्रेनेज सिस्टम था। ओके, तो उस समय पर जो शहरों का विकास हुआ था, शहरों के विकास के पहले से ही एक नक्शा तैयार कर लिया जाता था कि भाई यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर स्कूल होंगे, यहाँ पर कॉलेज होंगे, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आज के समय पर जो आर्किटेक्चर होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, वो पहले मैप बनाते हैं। जिस प्रकार से आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ शहर है वो पहले से ही आपका बना हुआ है। ओके, पहले से ही
आपका नक्शा तैयार हुआ था, उसके बाद उसको स्थापित किया गया। आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि आप दिल्ली में आप जाओगे, आप चेन्नई में आप जाओगे तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इनका जो विकास हुआ है, इनका विकास एक क्रमिक व्यवस्था में हुआ है। तो कहीं पर आपको पुराने मकान मिलेंगे जहाँ पर आपके ना तो पानी की समस्या जहाँ पर आपको ना तो पानी की सुविधा मिलेगी और ना ही आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। ओके, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर नियोजन होता था उससे पहले एक खाका तैयार कर लिया जाता था कि भाई इस प्रकार का हमें नगर बनाना है। ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। तो कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थल था जो कि सबसे पहले खोजा गया था, तो हड़प्पा ही एक ऐसा स्थल था जिसे सबसे पहले खोजा गया था और इसी के नाम से हम लोगों ने इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहला खोजा हुआ शहर कौन सा था? वो हड़प्पा। अगर देखा जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से कौन सा शहर ऐसा था जो कि अधिक विकसित था, तो हम लोग कहेंगे वो था आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा थोड़ा सा कम था, हड़प्पा के लोग भी चाहते थे कि हम लोग मोहनजोदड़ो में जाए। जिस प्रकार से आप छोटे शहरों में रहते हो ना, और आपका सपना होता है कि आप दिल्ली में जाओ, दिल्ली में आप जाओगे, काम करोगे, रोजगार मिल जाएगा, वहाँ पर रहने की सुविधा आपको मिल जाएगी, सब कुछ, पानी, हर चीज़ की सुविधा होगी, बिजली, पानी, कपड़ा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के और हड़प्पा शहर के और जो आपके आसपास के जो आपके शहर हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कालीबंगा, है ना, बनावली की हम लोग बात करें, तो वहाँ के लोग भी इस बात के लिए ललायित थे कि हम लोग जाएं मोहनजोदड़ो में और वहां पर काम वाम करें और वहां पर अपना घर बसाएं। ओके, ध्यान रखना, यहाँ पर जो बस्ती थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। ओके, तो दुर्ग मतलब आपका ऊंचा, और निचला आपका कौन सा हो गया? जहां पर आपके जो आम लोग हैं वो रह सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना कि प्राचीन समय में जो वैदिक काल था, वैदिक काल में राजा महाराज वाला कंसेप्ट आया और राजा महाराजों के लिए किले बनाए जाते थे, और किले में कौन रहेगा? राजा महाराज रहेंगे, उसके अधिकारी रहेंगे। ओके, तो एक ऐसा एरिया था जो कि कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था, वो छोटा था और ऊंचाई पर बनाया गया था। और हम लोग बात करें दूसरा टाइप का, तो दूसरा टाइप का था आपका निचला शहर जो कि नीचे बना हुआ था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता दो वर्गों में विभाजित था, एक थे आपके शासक और एक थे आपके शासित। जिस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण की व्यवस्था आई थी, वो चार वर्ण व्यवस्था यहां पर नहीं थी। एक था आपका शासक और एक थी आपकी आम जनता। आम जनता में सभी लोग शामिल हो जाएंगे, इसमें कारीगर, मजदूर, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना। डॉक्टर इंजीनियर तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस समय पर भी तो डॉक्टर इंजीनियर होंगे, उस समय पर भी तो बीमारियां थी, उस समय पर भी तो शहर का नियोजन होता था। ओके, नाम कुछ अलग होंगे, वो बात अलग है, नाम तो इनके चेंज हुए हैं। चोल काल में इनका नाम अलग चेंज हो गया, अधिकारियों का नाम। मुगल काल में आपको देखने को मिलेगा अलग हो गया है, सातवाहन में अलग हो गया है, मौर्य साम्राज्य में इन अधिकारियों का नाम अलग हो गया है। और यही तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ध्यान रखना। ओके, तो बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक था आपका निचला शहर और एक था आपका कौन सा? ऊंचा शहर। ऊंचा शहर था, ऊंची बस्ती थी वो शासकों की थी, और निचली बस्ती थी वो किसकी थी? वो आपकी थी शासित की। शासित में आम लोग शामिल थे। ध्यान रखना, दुर्ग और निचला शहर, दो प्रकार के आपको जो है शहर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कुछ मैप में, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। ये कुछ इस प्रकार का मैप आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका दुर्ग। ओके, ये दुर्ग आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटा है, आकृति में देखा जाए तो छोटा है। और यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर आपका जो ये बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है वो काफी अच्छी क्वालिटी वाली बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना कि हमारे जो शहर होते हैं उसमें भी कलेक्टर बंगला होता है, एसपी बंगला होता है, एक अलग से एक पॉश एरिया होता है जहां पर अधिकारियों के घर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो शासक वर्ग थे, जो कि अमीर थे, जो कि जिनके पास पैसा अच्छा था, वो अफोर्ड कर सकते थे, वो दुर्ग में रहा करते थे। और ये दुर्ग था, ये एक बहुत बड़ी प्राचीर यानी कि जो दीवार होती है उससे घिरा हुआ था। ध्यान रखना, यहां पर था आपका, ये था निचला शहर। आप देख सकते हैं निचला शहर कैसा था।
और किस प्रकार से यहाँ पर जो है बस्तियाँ आपको बहुत ही मतलब आपको सिस्टमेटिक तरीके से तो नहीं कह सकते हम इसको, है ना, बहुत छोटे छोटे घर जो थे वो बने होते थे। लेकिन यहाँ पर सड़कें जो थी, अभी हम लोग जूम करके देखेंगे, वो समकोण पर काटती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी थी दुर्ग में और यहाँ जो आपका निचला शहर है वहां पर व्यवस्थाएं आपकी गलत होंगी, मतलब बेकार होंगी। दोनों तरफ आपकी सुविधाएं काफी अच्छी थी, चाहे वो निचला शहर हो चाहे वो दुर्ग हो। नगर नियोजन दोनों तरफ आपका काफी अच्छा था। ध्यान रखना, ये जो आपका निचला शहर है इसमें मजदूर, किसान, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर ये सभी रहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है कॉलोनी में बांटा गया है। एक कॉलोनी आपकी ये है, ओके, एक कॉलोनी आपकी ये है, एक कॉलोनी आपकी ये है, और एक कॉलोनी आपकी ये है, और एक कॉलोनी आपकी ये है। तो आप देखना इन सभी कॉलोनियों को एक दूसरे से संबंधित किया जाएगा। और बाकी जो आप देखना यहाँ पर पेड़ पौधे, पार्क वगैरह ऐसी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर देखा जाए निचला शहर जिसमें मजदूर, किसान और आम आदमी रहा करता था, उसके लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं थी। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में गरीबी, कुपोषण, भुखमरी ये सभी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता का आम नागरिक भी था, वो भी खुश था, उसके पास भी अच्छा खासा पैसा था और एक आम जिंदगी वो जी सकता था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था काफी अच्छी थी, हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों ने दुर्गों के बारे में देख लिया, हम लोगों ने निचला शहर है उसके बारे में देख लिया। कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। दुर्गों को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। ओके, ये मत सोचना, बहुत सारी किताबें हैं उसमें कहा गया है कि दुर्ग जो है वो एक दीवार से घेरा गया था और निचला शहर था वो खुला हुआ था। लेकिन निचला शहर भी आपका दीवार से घेरा हुआ था, लेकिन इनकी दीवार थोड़ा सा छोटी हुआ करती थी अपेक्षाकृत दुर्गों से। ओके, तो दुर्ग और निचला शहर इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने चबूतरे पर दुर्ग का निर्माण किया, जिससे कि एक जो है एक पहचान हो सके कि भाई ये यहाँ पर जो है अधिकारी लोग रहते हैं, यहाँ पर राजा लोग रहते हैं। राजा वाला कंसेप्ट नहीं था वहां पर, ध्यान रखना, एक था शासक और एक था शासक। ओके, इसके अलावा देखना, इसके अतिरिक्त कई भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। आप समझ सकते हैं ना, आज भी हम लोग मकान का निर्माण करते हैं तो हम लोग नींव भरते हैं, सबसे पहले नींव भरते हैं, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी मकान आपका उतना ही मजबूत बनेगा। जो मकान होता है उसकी मजबूती आपकी नींव से देखी जाती है। इसी प्रकार से आप हड़प्पा सभ्यता के लोगों को देख सकते हैं कि वो कितना विकसित व्यवस्था में थे, मतलब कितना विकसित थे कि वो पहले नींव भरेंगे और नींव के बाद वो किसी भी संरचना का, किसी भी इमारत का निर्माण करेंगे। आज के समय में भी हम लोग पहले नींव भरते हैं, नींव मजबूत है तो सब कुछ मजबूत है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पर जो इंजीनियर वगैरह होंगे वो कितना दिमाग रखते होंगे। और ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग जो होती है सिर्फ अनुमान से लगाई जाती है, उसमें मैथमेटिक्स है वो भी काम करता है, फिजिक्स काम करती है उसमें, ओके, केमिस्ट्री काम करती है उस समय। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पर हड़प्पा सभ्यता में शिक्षा का विकास भी काफी अच्छे लेवल पर था। और आपने देखा होगा, मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाया है, और आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो आपके मुगल काल की जो स्थापत्य का निर्माण किया जाता है वो भी एक चबूतरे पर किया जाता है ना, जिसे हम लोग चार बाग शैली के नाम से जानते हैं। चार बाग शैली का स्पष्ट रूप मुगल काल में आया और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ताजमहल। तो आप समझिए, ये चार बाग शैली की हम लोग बात करें, अगर ऊंचे चबूतरे की हम लोग बात करें, तो ये हड़प्पा सभ्यता में पहले ही हो चुका था। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है, वैसे ही आपका वैदिक काल स्टार्ट होता है, और वैदिक काल को हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ना कि शहरी के नाम से। फिर वापस आपकी झोपड़ी वगैरह, पशुपालन, अर्थव्यवस्था आपकी ग्रामीण आधारित हो जाएगी, पशुओं पर आधारित, कृषि पर आधारित हो जाएगी, उद्योग धंधे वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद वापस आपका महाजनपद काल आता है, और महाजनपद काल में वापस शहरीकरण की प्रोसेस पूरी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय शहरीकरण, महाजनपद काल।
ओके, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं ना, ये अंग, ये सब आपके वो थे महाजनपद, है ना। जन से मिलकर जो है आपके महाजनपद का निर्माण हुआ था। उस पर भी हम लोग आएंगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पृष्ठभूमि बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चीजें ऐसे चल रही थी। ओके, तो ऊंचे चबूतरे पर निर्माण किया गया था और ये ऊंचा चबूतरा जो है नींव का काम करता था। अगर देखा जाए तो इस ऊंचे चबूतरे के निर्माण के लिए काफी समय लगता था। अगर देखा जाए, यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवस अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी एक ऊंचे चबूतरे को बनाने के लिए। इसका मतलब वहां पर श्रमिक भी मौजूद थे, दास प्रथा भी वहां पर मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा भी मौजूद थी। ओके, ध्यान रखना। तो दास प्रथा आपकी बहुत ही अमानवीय है। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। यानी कि हम लोग जब कोई स्कूल बनाते हैं, जब हम लोग कोई कॉलेज बनाते हैं, या फिर हम लोग कोई प्रशासनिक ढांचा बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी बात चल रही है कि हम लोग नई संसद का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मैप टाइप का होता है ना। पहले हम लोग मैप बनाते हैं, फिर योजना बनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस पे नींव बनाएंगे, नींव बनाने के बाद हम लोग इस पे बिल्डिंग खड़ी करेंगे, हम लोग इस प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस प्रकार की सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिससे मजबूती प्रदान की जा सके। इसी प्रकार से नगर नियोजन उस समय पर हड़प्पा सभ्यता में होता था और ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि नगर नियोजन इस प्रकार से हो सके। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल में आपको इस प्रकार की नगर नियोजन प्रणाली देखने को नहीं मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता के बाद जो उत्तर वैदिक सभ्यता आती है, उसके बाद जो महाजनपद काल आता है, महाजनपद काल में भी आपका जो मौर्य समय होता है, मौर्य काल होता है, उस समय पर आपको जो है नगर नियोजन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ओके, वो बुद्ध का समय, वो जैन का समय, महावीर जैन का समय, हम लोग 6वीं ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, तब जाके देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है, एकदम से आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आ जाती है। अब वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इस बात पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हम लोग करवा देंगे। अब देखना हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा हुई। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कईयों बार पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, कईयों बार क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं अधिक बेहतर संरक्षित था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे हम लोग भारतीय पुरातत्व का जनक बोलते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ओके, इन्होंने कहा कि हड़प्पा जो नगर है वो इतना फैला हुआ था कि अगर इसकी ईंट को मिला लिया जाए तो लगभग 100 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए ईंटें पर्याप्त थी। तो आप समझ सकते हैं कि लाहौर और मुल्तान के बीच में रेल पटरी बिछाने के लिए हम लोग इस ईंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने ज्यादा जो है वहां पर घर बने हुए थे, इतनी वहां पर जो है स्पष्टता थी। अगर ये ईंट चुराने वाले अगर ईंट नहीं चुराते, अगर हमें एज इट इज इस प्रकार की जानकारी मिल जाती कि हड़प्पा सभ्यता ना भी कोई ऐसी सभ्यता भी है, तो हम हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा शहर के बारे में और भी नई नई जानकारी ले लेते। हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं है, जितनी हमें जल्दी मालूम चला उतना भी ठीक है, वरना हमें तो मालूम चलते ही नहीं कि हड़प्पा नाम का कोई शहर था। अगर इसके विपरीत अगर
बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में इस प्रकार की ईंट की चोरी नहीं की गई थी, और मोहनजोदड़ो से जो भी आपकी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनको अभी भी हम लोग साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी कि संरक्षित है। तो मैक्सिमम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ना कि हड़प्पा से प्राप्त होती है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, हड़प्पा के बाद ही हमें मोहनजोदड़ो के बारे में मालूम चला था। अगर हमें हड़प्पा के बारे में ही मालूम नहीं चलता तो हम कहां से मोहनजोदड़ो के बारे में मालूम करते। ओके, तो ध्यान रखना कि हड़प्पा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के अलावा हम लोग बात करेंगे अब नालों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण है और यहां से काफी जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि यहाँ पर नालियों का इतना अच्छा विकास हो चुका था कि ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था। ध्यान रखना, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी कि जल निकास प्रणाली, यानी कि जल का आराम से निकास हो सके। आज के समय में आप देखा होगा कि आपकी जो नालियां होती हैं, नालियां बनी तो हैं लेकिन नालियां बिल्कुल जाम हो चुकी हैं, चौक हो चुकी हैं। घर का कचरा नालियों में डाल दिया जाता है। अब ऑब्वियसली बाढ़ तो आएंगी, जब शहर में बारिश होगी, बारिश का पानी निकलने के लिए जगह नहीं होगी तो ऑब्वियसली बाढ़ तो आनी ही है। लेकिन यहां पर जल निकासी प्रणाली काफी अच्छी थी और नालियां आपकी ढकी हुआ करती थी, जिसकी वजह से आराम से ड्रेनेज सिस्टम काम कर जाएगा। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आप समझ सकते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन और भी सभ्यताएं थी विश्व में। मिस्र सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, माया सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अच्छी ग्रिड प्रणाली, इतनी अच्छी जल निकासी प्रणाली आज तक हम वर्तमान समय में नहीं कर पाए हैं। चाहे वो इतने अच्छे अच्छे आपके शहर हों, चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे हम लोग बेंगलोर की बात कर लें, चाहे हम हैदराबाद की बात कर लें, चाहे हम कलकत्ता की बात कर लें, इतनी अच्छी जल निकासी प्रणाली आपको आज भी देखने को नहीं मिलेगी। देखना, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों के नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक था। कहने का मतलब यह है कि भाई साहब पहले जो है इस प्रकार की गलियों का निर्माण कर लिया। ओके, गलियों का निर्माण पहले हुआ था, उसके बाद आपके घर का निर्माण हुआ था, है ना। मान लीजिए ये गली है और आपके ये कुछ नाली वाली भी है, जिससे जल निकासी आराम से हो जाए। ओके, तो ध्यान रखना कि कम से कम जो घर की एक दीवार है वो नाली से जुड़ी हो। इस प्रकार से जो आपकी गलियां हैं और आपकी नालियां पहले बनाई गई थी आधार के रूप में। उसके बाद आपके ये शहर हैं, ये जो आपके मकान हैं, इन मकानों का निर्माण किया गया था, जिससे कि आराम से इन जो है नालियों के माध्यम से जल की निकासी आराम से हो जाए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग घर पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग नालियां निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिटी प्लानिंग क्या बोलती है? सिटी प्लानिंग यही बोलती है, पहले आप एक नक्शा तैयार करो, उसमें आप तैयार करो कि कहां पर आपके पार्क होने चाहिए, कहां पर आपकी नालियां होना चाहिए, कहां पर आपकी सड़कें होना चाहिए। उसके बाद आप घर बसाओ। और आजकल तो यही चल रहा है, आजकल के घर ऐसे ही बन रहे हैं। पहले नालियां बनती हैं, पहले आपका नगर नियोजन होता है कि आपको ये कॉलोनी बसानी है तो कहां से नाली निकलेगी और कहां से आपका क्या सड़क वगैरह निकलेगी। उसके बाद आपका कुछ मैपिंग होती है। आज हम इस बात को समझ पाए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पहले ही इस बात को समझ चुके थे कि पहले सड़कें बना दो, गलियां बना दो, साथ में नालियां बना दो, उसके बाद आप जो है मकान का निर्माण करना, जिससे कि जल निकासी आराम से हो जाए और समस्या ना आए। आजकल जो दिल्ली शहर में, मुंबई शहर में, हैदराबाद में जो आपकी शहरी बाढ़ देखने को मिलती है, उसका परिणाम भी यही है कि हम लोगों ने जल निकासी प्रणाली पहले से नहीं की है। हम लोगों ने जो सिटी प्लानिंग करी है वो बहुत ही खराब है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि वहां के इंजीनियर कितना ज्यादा जो है वो होंगे। अब हम लोग दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग जो है उसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। आप फिगर में ऊपर देख रहे होंगे, इस प्रकार के दुर्ग वहां पर देखने को मिलते हैं। ये दुर्ग जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं अपेक्षाकृत, अगर देखा जाए निचले शहर की अपेक्षा। ओके, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं।
ऐसा मत सोचना कि पूरी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है जिसमें कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, हर जगह आपके दुर्ग एक समान होंगे और आपका निचला शहर है वो एक समान होगा। थोड़ी बहुत भिन्नताएं तो देखने को मिलेगी। आपने देखा है क्या? आपको मालूम है कि दिल्ली में जो आपके मकान है वो अलग टाइप के बने होंगे, चेन्नई में आप जाओगे तो वहाँ के मकान अलग टाइप के बने होंगे। थोड़ी तो विविधता देखने को मिलती है। आप 30 किलोमीटर के बाद देखना आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें कुछ वर्ड हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दुर्ग और निचला शहर है, उसकी बनावट में भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। ओके, एक जैसे नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि पश्चिमी क्षेत्र में कितने बड़े क्षेत्र पर, यानी कि जो आपकी सिंधु नदी है उसके पश्चिमी और पूर्वी तट पर कितने बड़े क्षेत्र पर आपका हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो इसका जो निचला भाग है और आपका जो ऊंचा वाला भाग है, सभी आपके उस शहर में ऊंचा और निचला भाग तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो ऊंचा दुर्ग होगा वो पश्चिमी क्षेत्र में होगा, ये भी फिक्स था, और निचला शहर होगा वो आपका पूर्वी क्षेत्र में होगा, ये बिल्कुल निश्चित था। धोलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। पूरी बस्ती की हम लोग बात कर रहे हैं, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में हमें विविधता देखने को मिलती है। किसमें? दुर्गों में। धोलावीरा में अलग टाइप के थे, ओके, और लोथल में अलग टाइप के थे। लोथल में जो आपके दुर्ग थे वो दीवारों से घिरे नहीं थे, वो ऊंचे स्थान पर बनाए गए थे। अगर धोलावीरा की बात करेंगे तो धोलावीरा में आपके जो स्थल थे, ऊंचे स्थल, दुर्ग थे, उनको किलेबंद कर दिया गया था, यानी कि चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। आगे आप ध्यान रखना, अब हम लोग बात करते हैं गृह स्थापत्य। जो आपका घर होता है, जो आपका आवास होता है जिसमें आप रहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आवास की बात कर रहे हैं। वो कब की? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। रही बात आपको कहां से पीडीएफ मिलेगी, ये BS लाइव भूपेंद्र सिंह है, यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये मेरा कोड है BS लाइव भूपेंद्र सिंह। इस कोड का यूज करते हुए आप सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स चलता है। ओके, जब भी आप एडमिशन लें, मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है, आप चाहो किसी के भी कोड का यूज कर सकते हो, मेरे साथ आपको जुड़ना है तो BS लाइव कोड का यूज करते हुए आप आ सकते हैं कभी भी। यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिलेबस करवाया जाएगा, वरना यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीजें जो हैं फैली हुई हैं। अब हम लोग गृह स्थापत्य की बात करते हैं। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। ये जो आपके मोहनजोदड़ो हैं, उसका जो निचला शहर है वो आवासीय भवन, जो आपके जो आम जनता रहती है ना, ओके, उनको प्रदर्शित करता है वो। अब देखना, अब यहां पर जो आपका निचला शहर होगा, निचले शहर में जो आवास बनाए जाते थे वो किस प्रकार के हुआ करते थे। तो ऑब्वियसली आप एक बात ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी आपके आवास बनाए गए हैं, इन सभी आवास में सजावट आपको कम देखने को मिलेगी। आपको यह देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से घर का बेस्ट यूज हो सके। आजकल आप देखते होंगे ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, डिजाइनिंग वाली बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन गर्मी में आप कांच की उसका प्लेट का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा ना आपको। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ध्यान रखना, जलवायु को देखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए और घर की उपयोगिता को देखते हुए वहां पर घर बनाए गए। ध्यान रखना, इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। आज भी आपने गांव में देखा होगा, गांव में इस प्रकार का बीचों बीच आंगन देखने को मिलता है, और यहां पर आपको कुछ जो है आपको रूम देखने को मिलेंगे। ओके, अब देख लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे आ गया है ना, या फिर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, या फिर फसल कट रही है, या फिर हमारे घर में हमारी जो माता बहनें हैं वो अचार वचार बना रही हैं, कुछ इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। आजकल गांव में भी इस प्रकार के घर देखने को मिलेंगे आपको। पुराने जो घर हुआ करते थे ना, वो पुराने घर आपके कुछ इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। ओके, ये आंगन बीच में हुआ करता था, और आंगन ऐसे चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि समय समय पर काम आता हो। और यहां आसपास रूम, जिसको जाना है भाई रूम में जाओ, और सभी लोग यहां पर आंगन में मिला करते थे, चाय कॉफी वगैरह पिया करते थे, जो भी हो, ठीक है ना। अब आजकल जो फ्लैट बनना स्टार्ट हो चुके हैं, फ्लैट में आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से बंद आपको लगता होगा।
है ना। फ्लैट में आप जाओगे बिल्कुल एक रूम के बाद एक रूम, एक रूम के बाद एक रूम, एक मल्टी के ऊपर दूसरी मल्टी, है ना, इस प्रकार से बनती रहती है। तो आजकल बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आदमी एक दूसरे से मिल नहीं पाता है फ्लैट में। ओके, उसे यही पता नहीं कि बगल वाले फ्लैट में रहता कौन है। गांव में आप जाओगे, गांव में तो आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से सभी जो लोग हैं शाम के टाइम पर मिल जाते हैं। यहां पर तो इंसान जो है अपने परिवार से ही मिलने का समय नहीं है। तभी तो हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम, शुगर जैसी प्रॉब्लम, टेंशन, है ना, पागलपन, लोग बाग तो आत्महत्या कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत। तो रूसो सही बोलता है। रूसो ये बोलता है कि वापस प्रकृति की ओर लौटो। हम लोग जो विकास कर रहे हैं, इस विकास ने ही मानव के अस्तित्व के ऊपर खतरा डाल दिया है। आज हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे देश में और अन्य देशों में अनेक बड़े बड़े उद्योग हैं। ओके, तो विकसित तो हम लोग हो चुके हैं। हम लोग तो अभी विकासशील हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने काफी जो है विकास किया है। ओके, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए ही खतरा पैदा कर लिया है। जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, उसका परिणाम हम लोग आज भुगत रहे हैं। किस प्रकार से कोरोना वायरस की महामारी ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को 20 साल पीछे ढकेल दिया। तो हड़प्पा सभ्यता से हम लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपके मकान बनते थे, उस मकान की उपयोगिता को देखते हुए मकान बनाए जाते थे, जो कि गर्म मौसम में भी उपयोगी हो और शुष्क मौसम में भी उपयोगी हो और सर्दी के मौसम में भी उपयोगी हो। क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप वूप पड़ेगी, आंगन में बैठ जाओ बढ़िया आराम से, क्या दिक्कत है। आजकल आंगन छोटे होते जा रहे हैं, आंगन तो विलुप्ति हो गए हैं, है ना। एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बातें हैं। ये देख लीजिए आप, ये कुछ इस प्रकार के मकान आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना। नहीं, ये मकान थोड़ी हो गया यार, ये तो आजकल के मकान डाल दिया। आजकल के मकान, ये इस टाइप के मकान नहीं होंगे। ये आजकल का मकान, आजकल के मकान से कंपैरिजन किया गया है। आजकल के मकान से कंपैरिजन किया गया है। देखो आप, आजकल का जो मकान है वो आप देखो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर का बनता है। देखो आप यहाँ पर किस प्रकार से आपको बंद बंद, यहाँ पर आपकी टॉयलेट, यहाँ पर आपकी किचन, यहाँ पर आपका ये हॉल बन गया, ये छोटे मोटे रूम बन गए, आपके बेडरूम बन गया, मतलब बहुत ही बंद बंद। इसमें आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। फ्रस्ट्रेट ऑब्वियसली होगा ना। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाँ, ये तो मैंने हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। एक मिनट रुको। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू है कि लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। ठीक है ना। क्या यहाँ पर जो है इंसान एकांतता को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ओके, भूमि तल पर दीवारों में खिड़कियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ये मत सोचना कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में आपको खिड़की देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही शहर ऐसे थे जो कि हम लोग बात कर सकते हैं मोहनजोदड़ो। शहरों में तो आप सभी लोग जानते हैं ना, शहरों में कुछ व्यवस्थाएं आपकी अलग टाइप की होती हैं। शहरों में आदमी एक दूसरे से बात नहीं करता है। शहरों में इंसान चाहता है कि भाई हमें जो है एकांत में कुछ ज्यादा ही जो है वो अच्छा फील करता है। ओके, तो ये जो आपको खिड़कियां नहीं मिल रही हैं वो आपको कुछ ही शहरों में देखने को मिलेंगी। बाकी हड़प्पा सभ्यता में आपको खिड़कियां वगैरह देखने को मिलेंगी। ओके, हर घर का ईंट के फर्श से बना अपना एक स्नानागार हुआ करता था, यानी कि एक स्विमिंग पूल आप बोल सकते हो कि वहां पर जो है वहां पर वो लोग नहाते थे। हर घर में आपको स्नानागार देखने को मिल जाएगा। हर घर में आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा। स्विमिंग पूल हम लोग बोल सकते हैं जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। यानी कि अगर आप स्विमिंग पूल बनाकर घर में रह भी रहे हो तो इसको आप नाली से जोड़ दो, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए पानी की। ओके, जिससे कि कीचड़ वगैरह, नालियां वगैरह भर ना जाए। ये तो फिक्स था।
जहां पर नालियां होंगी उसके जस्ट बगल में ही आपके स्नानागार बनाए जाएंगे, कहीं और नहीं बनाए जाएंगे। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी आपको देखने को मिलते हैं। तो उस समय पर आप देखो, जब सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं इसका मतलब क्या है, क्या लगाओगे आप अंदाजा? सीढ़ियां मिली हैं, इसका मतलब यह है कि एक के ऊपर एक जो है मकान बनाते थे, यानी कि सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इस प्रकार से फ्लोर वगैरह वो बनाया करते थे, है ना। वर्टिकल आपको विकास देखने को मिलेगा आवासों का। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के नगर थे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के नगर थे, कुछ इसी प्रकार के, एज इट इज तो नहीं थे लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार के नगर थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये नालियां वगैरह बनी हुई हैं, है ना। ये नालियां जुड़ती हैं और आराम से आपका जो है पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। और इस नाली का जुड़ाव जो है हर एक घर से हुआ करता था, ठीक है ना। आगे ध्यान रखना, कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। कहने का मतलब क्या, कुआं ऐसी जगह में था, ऐसे आपके उसमें रूम में था जो कि हर किसी के द्वारा यूज किया जा सके। वो हड़प्पा सभ्यता की नैतिकता को दर्शाता है। आजकल जो है कोई पानी भी देता नहीं है किसी घर में आप जाओगे तो, ओके, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने हर एक घर में जो है कुएं बना रखे थे, वो भी बाहर वाले कमरे में। बाहर वाले कमरे में कुएं बनाने का मतलब यह है कि कोई भी राहगीर वगैरह आए, आराम से कुएं से पानी खींचे और निकाल के पी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के लिए किस बात का पैसा। देखा जाएगा तो यहां पर लगभग कुओं की संख्या 700 थी। तो ये मत सोचना कि हर घर में आपको कुएं मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर में आपको कुएं देखने को मिल जाएंगे। अब जो गरीब इंसान होगा उसके पास छोटा घर होगा तो वो कुएं कहां से बनवाएगा, ओके, उसकी चीजें बहुत सिंपल रहेंगी। लेकिन हम लोग बात करते हैं बहुसंख्यक की, ओके, हम लोग बहुसंख्यक की बात करते हैं कि मैक्सिमम घरों में कुएं आपको देखने को मिलती थी। ध्यान रखना, ये जो है अभी तक की खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली है। कैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको? नालियों के विषय में मैके लिखते हैं, मैके एक इतिहासकार हैं। मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली में से एक है। हर आवास की गली की नालियों से, हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बनी हुई थी। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बनी हुई थी। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ना, कई नालियां आपने देखी होंगी, उसको हम लोग ढक देते हैं। क्या कर देते हैं? ढक देते हैं, जिससे कि कोई ऊपर से कचरा वगैरह ना फेंके। लेकिन फिर भी बहुत शाणे लोग होते हैं, वो ऊपर से उसको हटाएंगे और आराम से कचरा फेंक देंगे, ऐसे नालियां जाम हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर समय समय पर इन नालियों को खोला जाता था और इसकी सफाई की जाती थी हमेशा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो सबसे अच्छी प्रणाली थी ये ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग भी किया गया था। देखो, आप ध्यान रखना, ये आपकी मेन नाली है, ओके। अब ध्यान रखना, कुछ घर आपके यहां पर बने हुए हैं। इस मेन नाली को इस छोटी मोटी नालियों से जोड़ने का काम किया गया हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, ओके। ये जो नालियां थी, ये नालियां छोटी थी अपेक्षाकृत, और ये आपका मुख्य नाला था। ये छोटी छोटी नालियां आपकी मुख्य नाले में मिलेंगी और यहां पर क्या है, आपका जो है एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम काम करेगा, ओके। ध्यान रखना, कभी कभी जो ये नालियां थी उसके ऊपर ढकने वाला जो था पत्थर, वो चूना पत्थर का था। चूना पत्थर की जो पट्टिका है उसका हम लोग कभी कभी यूज करते थे। घरों की नालियां पहले एक ही हौदी या मलकुंड में खाली होती थी। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। तो आप समझ सकते हैं ना, हाँ, आप समझ सकते हैं कितना अच्छी क्वालिटी वाली चीज है। कभी कभी नालियों में होता है ना, कभी कभी नालियों में हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ डाल देते हैं कभी कभी कचरे में, जिससे नालियां जाम हो जाती हैं। तो सबसे पहले घर की जो नालियां हैं, एक मल कुंड है, उसमें इकट्ठी होंगी। अब इसमें क्या है, ठोस पदार्थ आपके जम जाएंगे।
अब ठोस पदार्थ आपके जम जाएंगे, लिक्विड आपका निकल जाएगा, और लिक्विड निकल जाएगा तो कभी भी ड्रेनेज सिस्टम में कभी भी रुकावट या फिर बैरियर पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो हार्ड आपके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, यही तो नालियों को जो है वो जाम कर देते हैं। ध्यान रखना, इसमें जो नालियां होती हैं पहले एक हौदी में या फिर एक मलकुंड है उसमें खाली होती हैं, उसमें खाली होने के बाद जो आपका लिक्विड होता है वो आराम से निकल जाता है, इससे नालियां कभी खराब नहीं होती हैं। अर्नेस्ट मैके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कई छोटी छोटी बस्तियों में भी मिली थी। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो विकसित शहर थे जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, केवल आपको वहीं पर इस प्रकार की प्रणाली देखने को मिलेगी। ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि छोटे मोटे शहरों में भी आपको ग्रिड प्रणाली, आपको ड्रेनेज प्रणाली देखने को मिलेगी। कैसी? ग्रिड प्रणाली और ड्रेनेज प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं लोथल। लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियों के लिए पक्की ईंटों का यूज हुआ था। आप समझ सकते हैं कि आवास के लिए कच्ची ईंट और नालियों के लिए पक्की ईंट। इन नालियां मजबूत होना चाहिए यार। आप देखो किस प्रकार से इन लोगों ने नालियों पर फोकस किया। कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ही ड्रेनेज सिस्टम। अगर ड्रेनेज सिस्टम आपका खराब हो गया तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं हमारे दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में बहुत ऊंची ऊंची मल्टियां बन गई हैं, देखने में काफी अच्छी लगती हैं, और देखा जाए ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत खराब है। क्या कर लोगे आप? इन लोगों ने यही काम किया कि भाई ड्रेनेज सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखना, इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम में पक्की ईंटों का यूज किया। लोथल की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, और इन लोगों ने क्या किया? कच्ची ईंटों का यूज किया। कहां के लिए? आवासों के निर्माण के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग की क्या विशेषता है? दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होता था। यानी कि मान लीजिए कुछ पार्टी वार्टी हो रही है, या फिर मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हैं, ओके, कुछ आपकी प्रशासनिक संरचनाएं, जैसे कि मान लीजिए आपका जो FCI का गोदाम होता है, कुछ बैंक होती हैं, तो दुर्ग का इस्तेमाल विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होता था। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय हुआ, उसके लिए दुर्ग का इस्तेमाल होगा उसका, है ना। बैंकिंग के लिए होगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बड़े बड़े जो कार्यालय हैं उनका निर्माण किया जाएगा। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने हुए थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गए, और विशाल स्नानागार इसमें भी सम्मिलित है। माल गोदाम था, इसका मतलब आप क्या अनुमान लगा सकते हो? माल गोदाम था, इसका अनुमान आप लगा सकते हो कि भाई साहब यहां पर जो कृषि होती थी, यहां पर जो उपज होती थी, यहां पर जो उत्पादन होता था, वो अधिक मात्रा में होता था। तभी तो जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल कर लिया, और जितना हमें जो है बचा के रखना है उसके लिए क्या है, हमें भंडारण की आवश्यकता पड़ती है ना। आप गेहूं वगैरह किस में रखते हो? ओके, तो एक बहुत बड़ा आपका स्टील का वो होता है, टंकी टाइप की होती है, उसमें रखते हो। इसी प्रकार से यहां पर माल गोदाम देखने को मिलते हैं। अब माल गोदाम थे, वो नीचे पक्की ईंटों से बने हुए थे और ऊपर लकड़ी से बने हुए थे। लकड़ी तो आपकी नष्ट हो गई, लेकिन ईंट आपकी नष्ट नहीं हुई। इससे आपको समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं उनके पास अधिशेष था। यानी कि अधिशेष का मतलब जितना वस्तु उनको यूज करना है उतना वस्तु तो उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद वो बचा कर भी रखते थे। इमरजेंसी के समय पर, मान लीजिए अकाल पड़ गया, अकाल के समय पर इन्हीं माल गोदामों में से अनाज आम बस्तियों में बांट दिया जाएगा। तो दुर्ग में इस प्रकार के माल गोदाम भी शामिल थे, स्नानागार भी शामिल थे। अब इन स्नानागारों का यूज जो है, जो त्योहार वगैरह होते हैं उस समय पर पूजा पाठ के लिए इनका यूज करते थे, स्नानागारों का। ओके, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसकी उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। आप इस प्रकार से इस मैप के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार के जलाशय वहां पर हुआ करते थे। आप देख सकते हैं यहां पर उत्तर और दक्षिण से एंट्री मारने के लिए किस प्रकार से यहां पर सीढ़ियां बनाई गई हैं। ओके, और यहां पर ये आपका तल है। ये भी आपको दुर्ग में देखने को मिलेगी। कभी कभी पार्टी वार्टी हुई या फिर कोई सार्वजनिक सम्मेलन वगैरह हुआ तो उस समय पर सभी जनता यहां पर इकट्ठी होगी, और जो भी उनका पूजा पाठ करना वगैरह हुआ वो यहां पर कर लेंगे। ओके, जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर
तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध कर दिया गया। इसके तीनों और कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जब इसका यूज करना हुआ तब इसमें पानी भर दिया। ओके, जब निकालना हुआ तो इसमें से निकाल दिया। अब ये जलाशय का यूज वो पूजा पाठ में करते थे, या फिर पार्टी वार्टी के लिए करते थे, या फिर पूल पार्टी के लिए करते थे। किसके लिए करते थे वो हमें अभी तक जानकारी ढंग से नहीं मिली है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान के आधार पर हम लोग ये सब चीजें कह सकते हैं। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी और अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसे 8 स्नानागार बने हुए थे। तो एक बड़ा स्नानागार था और कुछ छोटे मोटे स्नानागार थे। हो सकता है कि छोटे मोटे स्नानागार जो है वो आम आदमियों के लिए हों, या फिर हो सकता है कि बड़े बड़े स्नानागार सामूहिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हों, छोटे स्नानागार कोई पर्सनल यूज के लिए हों, ऐसे हैं। तो हम लोग अनुमान के आधार पर ये सब चीजें बोल सकते हैं। एक गलियारे के दोनों ओर चार स्नानागार बने हुए थे। आप देख सकते हैं एक गलियारे के दोनों ओर एक गलियारा है, उसके दोनों ओर जो है 4 स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है। ओके, तो दुर्ग क्षेत्र में आपको बड़े बड़े स्नानागार देखने को मिल जाएंगे। एक मैन स्नानागार, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे स्नानागार भी आपके हुआ करते थे। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर करते हैं। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जब भी स्पेशल क्लास होगी तो आप उसमें आ जाना, और वहां पर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्लासेस मैं जो है स्पेशल क्लास में भी लूंगा, और कुछ क्लासेस मैं आपकी जो है यूट्यूब पर भी लूंगा। तो जब यूट्यूब पर होगी तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर स्पेशल क्लास होगी या फिर नहीं होगी, कौन सा लेक्चर कहाँ होगा, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। BS लाइव भूपेंद्र सिंह, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। BS लाइव मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड का यूज़ करते हुए आप अनअकैडमी का हर एक उस पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। ओके, ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए